Dear students, welcome to Learning Management System of GCU लाहौर। Dear students, आज हमारा तीसरा लेक्चर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में से। हमने फर्स्ट लेक्चर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिफाइन किया था, फिर डायपोल फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस और लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस डिस्कस की थी। सेकंड लेक्चर में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग और फिर उसकी एप्लीकेशंस डिस्कस की थी, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स और दूसरी थी सोलबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशंस देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ आइस है और इसके अलावा क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन टेक्सटाइल मटेरियल्स, पेंट्स, डाइज और इसके अलावा इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये सारा हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आइस। स्ट्रक्चर ऑफ आइस, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का ताल्लुक छठे ग्रुप से है। छठे ग्रुप का मतलब है ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 उसने शेयर कर लिए हाइड्रोजन के साथ, जबकि 2 लोन पेयर हैं। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 2 लोन पेयर हैं और 2 ही इस वक्त बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जो कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। इसका मतलब है ऑक्सीजन के पास इस वक्त वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं और 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर होने का मतलब है उसकी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है और वाटर में एंगल जो है ऑलमोस्ट 104.5 डिग्री है। लेकिन जब लिक्विड वाटर फ्रीज होता है तो फ्रीज होने की वजह से चूंकि ऑक्सीजन जो है ये 2 और हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच हो जाता है, यानी सॉलिड वाटर जिसको हम आइस कहते हैं उसमें ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच होता है। उसकी वजह ये है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये फिक्स हो जाते हैं। इसका मतलब है उसके जो 2 लोन पेयर हैं वो अब हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन डेवलप किए हुए हैं, अब वो ऑलमोस्ट बॉन्डेड पेयर में कन्वर्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से एंगल जो है वो 104.5 डिग्री से इंक्रीज करके 109.5 या 109 के करीब हो जाएगा। तो जो ही लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, बॉन्ड एंगल वाटर के बॉन्ड एंगल से बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फिक्स हैं। लिक्विड वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड फिक्स नहीं होते, वो ब्रेक होते रहते हैं, बनते रहते हैं। क्यों? बिकॉज लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन। जब वाटर फ्रीज करता है, फ्रीज करने से जो आइस बनती है, जो सॉलिड वाटर बनता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और उसमें 9% एम्प्टी स्पेसेस आ जाती हैं। ये जो 9% एम्प्टी स्पेसेस आती हैं उनकी वजह से वॉल्यूम भी 9% बढ़ जाता है। यानी अगर हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर हो तो आइस का वॉल्यूम 109 हो जाएगा, 9% बढ़कर, और उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। क्योंकि आइस की डेंसिटी कम हो जाएगी, यही वजह है आइस विल स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड वाटर। जो आइस है वो सरफेस ऑफ द वाटर पर जो है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देगी। Why? ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। Why ice floats on water? उसकी वजह क्या है कि जब लिक्विड वाटर फ्रीज करता है, सॉलिड वाटर में चेंज होता है, तो उसमें एम्प्टी स्पेसेस आ जाती हैं, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। अगर हम गैसियस वाटर की बात करें, जो कि यहाँ पर राइट साइड पे अगर आप फिगर में देखें तो इसमें मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, उनमें कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। लिक्विड वाटर में वाटर के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते रहते हैं और बनते रहते हैं बिकॉज लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन। लेकिन ये जो मोशन है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये गैसियस वाटर से कम होती है। लेकिन जो ही ये सॉलिड वाटर में चेंज हो जाता है तो सॉलिड वाटर में ये हाइड्रोजन बॉन्ड फिक्स हो जाते हैं और ये इस तरह से जो सॉलिड स्ट्रक्चर आती है उसमें ये एम्प्टी स्पेसेस आ जाती हैं, जो कि 9% होती हैं। जो सॉलिड वाटर है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्यूबिक भी हो सकती है,
जैसा कि यहाँ शो की हुई है, हेक्सागोनल भी हो सकती है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर शो की है, ये क्यूबिक भी हो सकती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि क्रिस्टल्स किन कंडीशन में ग्रो करवाई गई है, क्योंकि जो कंडीशन है, कंडीशन चेंज करके हम क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकते हैं। अब जब आइस फ्रीज कर जाती है तो फ्रीज करने से जब वाटर फ्रीज कर जाता है, आइस बन जाती है, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और ये आइस फ्लोट करना शुरू कर देती है ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। और नीचे वाला जो वाटर है वो स्लाइटली वार्म रहता है। यही वजह है, ये जो स्लाइटली वार्म वाटर है नीचे वाला, वो जो अंडरनीथ द वाटर लाइफ है उसको सपोर्ट कर रहा होता है। जब भी वाटर फ्रीज करता है, फ्रीज ये करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी ये टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है ये उसको फ्रीज हो रहा होता है, जिसकी वजह ये है कि ऊपर वाली जो सरफेस है वो आइस में चेंज हो जाती है, नीचे वाला वाटर जो है उसका टेम्परेचर वो स्लाइटली वार्म ही रहता है और वहां पर जो है लाइफ वो सफर नहीं करती। अब जो आइस है ये इंसुलेटर भी है, आइस इंसुलेटर है, ये इंसुलेट भी कर लेती है और सरफेस ऑफ वाटर को, जिसकी वजह से वहां पर हीट लॉस भी नहीं हो रहा होता। तो क्योंकि ऊपर वाली सरफेस जो है, ऊपर वाला जो लिक्विड वाटर है वो फ्रीज करके सॉलिड वाटर में कन्वर्ट हो चुका है, नीचे वाला जो वाटर है वो स्लाइटली वार्म वाटर है, जिसकी वजह से फिश और दूसरे प्लांट जो हैं वो सरवाइव करते रहते हैं अंडर द लेयर ऑफ द आइस, क्योंकि नीचे वाला जो टेम्परेचर है वो स्लाइटली वार्म वाटर है, वो जो है वो सपोर्ट करता रहेगा लाइफ को, जबकि ऊपर वाली जो सरफेस है वो आइस बन गई है और वो इंसुलेट भी कर रही है हीट लॉस को। यहाँ पर आइस के बाद है हमारे पास नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप क्या होता है? सोप होता है सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, और डिटर्जेंट्स जो होते हैं ये अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट होते हैं। अब सोप हो या डिटर्जेंट हो, इनका एक पार्ट पोलर होता है जबकि दूसरे वाला पार्ट नॉन पोलर होता है। जो पोलर पार्ट होता है वो वाटर के साथ अट्रैक्शन डेवलप कर लेता है, जबकि जो नॉन पोलर पार्ट होता है ये वाटर की जो सरफेस है वो बाहर वाली सरफेस जो है रिमेन्स आउटसाइड द वाटर। अब अगर हम सोप की बात करें तो उसमें नॉन पोलर पार्ट अल्काइल ग्रुप होते हैं, जबकि अगर हम डिटर्जेंट्स की बात करें तो उसमें जो नॉन पोलर पार्ट्स हैं वो बेंजाइल पोर्शन होता है। तो ये इनसॉल्युबल इन वाटर है क्योंकि ये नॉन पोलर पार्ट्स हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। अगर हम देखें सोप्स और डिटर्जेंट कैसे क्लीन करते हैं, आप लेफ्ट साइड पे नंबर 1 पे देखें, यहाँ पर ये कोई भी पार्टिकल है, ये डर्ट है जिसने फैब्रिक को जो है वो खराब कर दिया है, डर्टी है जिसको हमने वॉश करना है फैब्रिक को, उसके ऊपर फर्ज करें कोई ऑयल है या ग्रीस लगी है जो कि नॉन पोलर है। अब जब हम इस कपड़े को, इस क्लॉथ को, हम इस फैब्रिक को जब वाटर के अंदर डालेंगे और साथ इसमें हम सोप डालेंगे, तो सोप जो मॉलिक्यूल है या डिटर्जेंट जो है उसके 2 पार्ट्स हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। ये जो पोलर वाला पार्ट होगा ये वाटर की तरफ पॉइंट करेगा, यानी ये वाटर की तरफ होगा, जबकि जो नॉन पोलर वाला पार्ट होगा वो इस डर्ट की तरफ होगा, वो स्पॉट की तरफ होगा जो ग्रीस का या किसी भी ऑयल का है। रिजल्ट क्या निकलेगा? चूंकि ग्रीसेस, ऑयल्स वगैरह ये नॉन पोलर होते हैं, ये डिटर्जेंट्स के नॉन पोलर पार्ट्स के साथ अट्रैक्शन डेवलप कर लेते हैं। अब इसको डिटर्जेंट हर तरफ से सराउंड करके फैब्रिक से अलग कर लेता है और इस तरह फैब्रिक क्लीन हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दूसरी एप्लीकेशन है कि इसमें जो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हैं, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में दोनों पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेता है, जबकि दूसरा पार्ट जो है वो स्पॉट, जो ग्रीस, ऑयल या कोई भी जो स्पॉट्स लगे हैं क्लॉथ पर, उनको क्लीन करने में हेल्प कर लेता है, उसको सराउंड कर लेता है अपने नॉन पोलर पार्ट से। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। बायोलॉजिकल कंपाउंड्स में हमारे पास प्रोटीन्स हैं और इसके साथ साथ डीएनए है, डीएनए के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स हैं।
सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स मींस इनमें बहुत ज्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप होते हैं। अगर इनमें बहुत ज्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप होते हैं OH यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। ये जो कार्बोहाइड्रेट है दे विल डेवलप हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। दैट्स व्हाई ग्लूकोज इज सॉल्युबल इन वाटर। ग्लूकोज आयोनाइज तो नहीं होता वाटर में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर में सॉल्युबल है। इसी तरह सुक्रोज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स हैं। इनके पास बहुत ज्यादा OH ग्रुप होते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेते हैं विद वाटर, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करने की वजह से ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटीन्स। प्रोटीन्स ये पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है C डबल बॉन्ड ONH ग्रुप होता है, और C डबल बॉन्ड ONH ये जो NH ग्रुप है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड आपस में कंडेंस करके कंडेंसेशन रिएक्शन से आपस में मिलते हैं और मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड बना देते हैं। वो जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर, अब ये याद रखना है जो प्रोटीन्स हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के दरमियान बनता है। एक तो हाइड्रोजन होता है जो नाइट्रोजन के साथ अटैच है, और दूसरा कार्बोनिल वाला ऑक्सीजन है, यानी O और H के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। प्रोटीन्स में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान नाइट्रोजन, अगर पेप्टाइड बॉन्ड देखें तो वो C डबल बॉन्ड ONH है। ये जो NH है, ये जो H है, एक टर्न का जो NH है वो दूसरी टर्न के कार्बोनिल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। इसके साथ साथ हमारे पास अगर हम प्रोटीन की एक टर्न में देखें तो एवरेज 27 अमाइनो एसिड होते हैं एक टर्न में। नेक्स्ट है DNA, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का जो बेसिक यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड में एक तो नाइट्रोजन बेस होता है, दूसरा शुगर होता है, और तीसरा जो है हमारे पास वो फॉस्फेट ग्रुप होता है। यानी यहां पर भी शुगर मौजूद है, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। DNA में डीऑक्सीराइबोस होती है, RNA में राइबोस होती है। अब जो नाइट्रोजन बेसेस हैं ये एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं आपस में, और ये DNA की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की वजह भी है। जो एडेनिन और थायामीन है, यहां पर देखें एडेनिन और थायामीन, थायामीन नहीं थायामीन, एडेनिन और थायामीन आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करते हैं, जबकि गुआनिन और साइटोसिन आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। और इस तरह ये DNA की जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखते हैं। याद रखिएगा जो DNA की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है दिस इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्ड किन के दरमियान है? ये नाइट्रोजन बेसेस के दरमियान होते हैं। और नाइट्रोजन बेसेस जो है उसमें एडेनिन और थायामीन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, गुआनिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अगर हम डायमीटर देखें दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान, जो DNA डबल स्टैंडर्ड है इसकी, दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान अगर हम डायमीटर चेक करें तो ये 18 to 20 डिग्री एंगस्ट्रम होता है। ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसमें थोड़ा सा जिक्र कार्बोहाइड्रेट्स का है, फिर प्रोटीन्स का है, और फिर DNA का है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन इन पेंट्स एंड डाइज। पेंट्स और डाइज का जो एडहेसिव एक्शन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह जो ग्लू है, हनी है, उनकी स्टिकी जो नेचर है, उनकी इतनी ज्यादा जो विस्कोसिटी होती है वो इतने ज्यादा विस्कस होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा फोर्सेस 2 तरह की होती हैं। एक एडहेसिव फोर्स होती है जो बिटवीन डिफरेंट सरफेस होती है, जैसा कि पेंट और डाइज हैं, इनकी हम अट्रैक्शन देखें, और फिर हम वाटर की देखें। वाटर की पेंट्स और डाइज के साथ जो अट्रैक्शन है दैट विल बी एडहेसिव। कोहेसिव
वाटर के मॉलिक्यूल की आपस में, यानी वाटर के मॉलिक्यूल की दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन है वो कोहेसिव है। तो जो एडहेसिव एक्शन है ये पेंट्स और डाइज का, ये दिस इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो डाइज हैं ये स्टिक कर जाती हैं क्लॉथ्स के साथ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। इसी तरह वाटर जो है उससे ज्यादा विस्कोसिटी है ग्लू की, हनी की, दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हम देखें टेक्सटाइल मटेरियल्स में, जिसमें कॉटन है, सिल्क है, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इनकी रिजिडिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ की रिस्पॉन्सिबल है। यानी क्लॉथ्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो रिजिडिटी है, दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये है डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, और ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस। हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को यहाँ पर खत्म कर लिया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में लिक्विड क्रिस्टल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।